तो अभी ये टाटा कम्सर मैं दिल से बोलूंगा कि हमें रतन टाटा से प्यार था। पर जब से टाटा गाड़ी ली है ना, तब से ऐसा लग रहा है कि कोई जापान मेड या फिर चाइना की गाड़ी ले लेने की, पर टाटा की गाड़ी नहीं लेने की। उसकी लड़की के साथ में शादी करता या मेरा भाई शादी करने जाता तो कास्ट की बात चलो समझते हैं, वो तो जब शोरूम में थे तभी बोलना चाहिए था ना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट दो, आपका फलाना दो, आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी। जी अभी जिसकी आवाज सुनी आपने वो गुजरात के रहने वाले मिस्टर हर्षद हैं, जो टाटा हैरियर का टॉप मॉडल ओन करते हैं। इन्होंने बोला कि हमें रतन टाटा से लगाव था, इसलिए हमने टाटा की गाड़ी खरीदी। लेकिन टाटा की गाड़ी लेने के बाद ऐसा लग रहा कि हमें किसी और ब्रांड की गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, चाहे हम चाइनीज ही खरीद लेते, लेकिन टाटा की गाड़ी ना खरीदते। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन भाई अगर हम आज के टाइम की बात करें तो इंडिया में जितनी भी इंडियन ब्रांड्स वाली गाड़ियां बिकती हैं टाटा महिंद्रा की, वो सिर्फ अपने लुक, डिजाइन या फिर फीचर्स की वजह से नहीं बिकती हैं। इंडियंस के अंदर इन गाड़ियों के लिए एक अलग तरह का इमोशन होता है। वो हमेशा अपने देश के ब्रांड को प्रायोरिटी देना चाहते हैं और इनमें कई सारी खूबियां भी हैं जो दूसरे कंपनी की गाड़ियों में आपको नहीं मिलेंगी। और ये सारी चीजें देख कर ही लोग अपने मेहनत की कमाई का 25 लाख 30 लाख रुपए आंख बंद कर इन गाड़ियों के ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है भाई कि उन्हें बदले में कुछ ऐसा मिलता है जो इन ब्रांड्स के ऊपर से या फिर इन गाड़ियों के ऊपर से पूरी तरह से भरोसा ही उठा देता है। और यही चीज आपको आज के इस इंसिडेंट में भी देखने को मिल जाएगा। आगे बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम व्यूअर्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है। ये चैनल लोगों की हेल्प करने के लिए है और अवेयरनेस फैलाने के लिए है। इसमें आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर जो जरूरी चीजें होती हैं रियल लाइफ में वो चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो ये टाटा हैरियर जो है वो करीब 1 साल पुरानी है और 1 साल से इस गाड़ी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये गाड़ी एकदम सही से चल रही है और ठीक ठाक किलोमीटर इसे चलाया भी गया है। अब भाई हुआ क्या कि पिछले महीने 4 जुलाई को ओनर ने इस गाड़ी को गुजरात के गांधी धाम के एक सर्विस सेंटर पर भेजा। इस गाड़ी में थोड़े बहुत माइनर से सर्विस होने थे और रेडिएटर से कुछ लीकेज था, उसका शायद कुछ बोल्ट वगैरह चेंज करवाना था। तो गाड़ी 4 जुलाई को सर्विस सेंटर पर हैंड ओवर कर दी जाती है और जो ओनर हैं वो वापस अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क है और ये थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए इन्होंने गाड़ी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन करीब जब 8-10 दिन हो गए और सर्विस सेंटर से कोई कॉल और मैसेज वगैरह नहीं आया, तो इनके फादर टाटा के सर्विस सेंटर पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने पूछा कि भाई हमारी गाड़ी कहाँ है जो हमने सर्विस के लिए दी थी। स्टार्टिंग में तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। कंपनी के मैनेजर से लेकर एम्प्लॉय तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ओनर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनी वालों ने बाद में बताया कि ट्रायल लेते समय आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अब जैसे ही इस चीज को ओनर ने सुना वो तुरंत ही एक्सीडेंट स्पॉट पर गए और उन्हें गाड़ी कुछ इस हालत में मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैरियर पूरी तरह से पलटी हुई है। इसका छत नीचे है और पहिया ऊपर है और इसका आगे वाला हिस्सा काफी हद तक पानी में डूबा हुआ है। हालांकि गाड़ी एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे पहुंची वो तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये किस वजह से अनकंट्रोल हुई और एक्सीडेंट के समय इसकी स्पीड क्या थी वो तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन रोड को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ठीक ठाक कर्व है। ऐसा लग रहा है कि इसे हाई स्पीड में लाया गया है और ड्राइवर से गाड़ी कर्व पर कंट्रोल नहीं हुई और ये सीधा पुलिये के नीचे चले आए। वहीं अगर हम बात करें गाड़ी के स्पीड की, तो हैरियर के ओनर ने यह कहा कि सर्विस सेंटर के एक स्टाफ ने उनको बताया है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर थी। मैं आपको लोकेशन भी शेयर करता हूँ कि वो सर्विस सेंटर से भी 15-20 किलोमीटर दूर थी। अच्छा अपनी गाड़ी। आपने पूछा नहीं कि इतनी दूर गाड़ी क्यों लेके गए? सर कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। अच्छा, अभी तक आज 3 तारीख हुई ना, कुछ जवाब ही नहीं सर उन लोगों के पास। सर अगर गाड़ी आपकी 120-150 में जाए तो वो तो सर्विस सेंटर की भूल है ना। आपने बोला कि स्पीड 150 से 180 के बीच में थी। ये आपको बताया किसने ये चीज? 150 से सर 180 के बीच। किसने बताया ये आपको? अरे सर वहाँ पे है ना, ये अंजार गांधीधाम हाईवे, मैं लोकेशन आपको भेजूंगा ना तो आपको प्रॉपर डिटेल हो जाएगी। ये तो रोड ही ऐसा नहीं है तो इस पे आप इतनी गाड़ी कैसे चला सकते हो। तो भी ये अनबैलेंस की वजह से हुआ है। ये आपको सर्विस सेंटर वाले ने ही बताया है? हाँ उन्होंने ही बताया। और क्या, जब गाड़ी अभी ये गाड़ी वहाँ पे नहीं, अभी वो सर्विस सेंटर में ले गए, तो उसका जो था सर्विस सेंटर वाले ने कि भाई ये काटा यहाँ से और वहाँ था, ऐसा भी उन्होंने बोला।
ये जो स्पीडोमीटर की स्पीड यहाँ थी। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली आगे वाला हिस्सा जब पानी के अंदर गया तो डैश कैम भी पानी के अंदर ही चला गया और वो खराब हो गया। लेकिन हैरियर के ओनर ने इसका SD कार्ड किसी शॉप पर दिया है उसका डेटा रिकवर करने के लिए। उसमें काफी टाइम लग रहा है। अगर बाई चांस वो वीडियो मिल जाता है तो वो मैं आपको आगे शो कर दूंगा, नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन भाई ये चीज तो सेकेंडरी है कि गाड़ी क्यों अनकंट्रोल हुई और कितने स्पीड में अनकंट्रोल हुई। मेन चीज है कि बिना ओनर के परमिशन के गाड़ी इतनी दूर क्यों आई। ट्रायल लेना होता है तो आसपास लिया जाता है, 20 किलोमीटर दूर जाकर नहीं लिया जाता है। और एक बार भी इन लोगों ने ओनर से इस बारे में बात तक नहीं किया। खैर ये एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई। फोटोज में आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में नुकसान आ गया है, टॉप साइड में नुकसान आ गया है, अगल बगल के विंडोज वगैरह टूट गए हैं और गाड़ी के एयर बैग्स भी ओपन है। और जैसा कि गाड़ी का आगे वाला हिस्सा कुछ हद तक पानी में था तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान आया है और जहां तक है ये टोटल लॉस में गई। लेकिन भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ओनर की 1% भी गलती नहीं है। उन्होंने अपने गाड़ी को सर्विस सेंटर पर दिया था जिसमें थोड़ा बहुत काम था और सर्विस सेंटर वालों ने पूरे गाड़ी को खत्म कर दिया है, वो भी गलत तरह से ड्राइविंग करके। तो अब नॉर्मल सी बात है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सर्विस सेंटर वालों के ऊपर आएगी और उन्हें ओनर को या तो इससे बदल कर नई गाड़ी देनी चाहिए क्योंकि ये अभी 1 साल ही पुरानी थी, या फिर उनको गाड़ी के पूरे पैसे वापस कर देने चाहिए। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस एक्सीडेंट को लगभग 1 महीने होने वाले हैं। गाड़ी तब से सर्विस सेंटर पर खड़ी हुई है और ओनर ने बताया कि कंपनी वाले उनसे ढंग से बात तक नहीं कर रहे। मतलब आप ओनर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर समझ सकते हैं कि ये कितने ज्यादा परेशान हैं। लेकिन सर्विस सेंटर वालों को या फिर कहिए टाटा वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने ऊपर तक भी कंप्लेन की है, मेल वगैरह किया था, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। सर इसमें ऐसा है कि आप कस्टमर भी आपसे जब भी जाते हो, ये मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ये आप रिकॉर्डिंग भी आप इसके साथ अटैच कर देना। पर्सनल नहीं है, पर ऐसा है कि सर एकदम वाहियात तरीके से बात करते हैं अपन से। 1 लाख की गाड़ी लेते हो, एक कस्टमर बेस से आप जाते हो तो आपको वो ऐसा बोल देते हैं कि भाई पैसे लेने हैं तुझे तो तू ले ले, वरना गाड़ी तो तुझे नहीं मिलेगी। और हमें सर, मैं ऐसा बोल रहा था, हमें तो सर चाहिए क्या, गाड़ी चाहिए। पैसे को सर क्या करे, अभी बंदा ने इतनी मेहनत से 25-22 लाख की गाड़ी ली हो और बाद में कंपनी ऐसा बोल दे कि भाई हम हमारे लॉयर से बात कर लेंगे, तुम तुम्हारे लॉयर से बात कर लो। जब गाड़ी खरीदने जाते तभी बोल देना चाहिए ना ये सभी। कुछ कस्टमर सपोर्ट ही नहीं सर, 0 कस्टमर सपोर्ट अभी तक। आज 1 महीना हो गया गाड़ी को सर, 0 रेस्पॉन्स। मैं फिर से यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि हमेशा डीलरशिप वालों की गलती होती है, जो कि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये गलती या फिर कहिए लापरवाही तब तक डीलरशिप वालों की रहती है जब तक केस ऊपर तक ना पहुँचे। अगर एक बार केस ऊपर तक पहुँच गया तो उन लोगों को अपने हिसाब से चीजें देखनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। ऊपर तक केस जाने के बाद भी कंपनी के ऑफिशियल्स कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट कंपनी को ही बोलेंगे और उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि वो अपने डीलरशिप को कायदे से चलाएं, या फिर जो भी वहां पर उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि उनके नाम से और उनके भरोसे पर गाड़ियां बिक रही हैं, डीलरशिप वालों के नाम से नहीं बिक रही हैं। खैर इस केस में सर्विस सेंटर वाले या फिर कहिए डीलरशिप वाले जो हैं वो बिल्कुल भी ओनर की बात नहीं सुन रहे हैं, ना ही कुछ समझने को तैयार हैं। वो सीधा सीधा ओनर से बोल रहे हैं कि आप इंश्योरेंस का क्लेम लीजिए और जितने पैसे उसमें मिल रहे हैं वो पैसे लेकर निकलिए। उसके अलावा हम आपको 1 भी रुपए एज अ कंपनसेशन नहीं देंगे। आपको ज्यादा बात करनी हो तो हमारे लॉयर से जाकर बात करिए। अब बताइए भाई, इस तरह का एरोगेंस कहाँ तक सही है? एक तो आपने गलती की है, गलत तरह से ड्राइविंग करके गाड़ी खत्म कर दी है, ऊपर से ना तो आप ओनर का कॉल उठा रहे हैं सही से, ना सही से उनसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ और चीजें ओनर ने कॉल पर बताई थी जो एकदम से डिस्टर्ब करने वाली थी, और ये आप कॉल रिकॉर्डिंग पर सुन भी सकते हैं। बाकी जब उन्होंने कास्ट को लेके या जिस भी चीज़ को लेके बोला तो आपने कुछ उनसे बोला नहीं वापस? सर फिर बाद में क्या बोले, वैसे भी अपन ऐसे हो सकते हैं इस टाइम पे, और ये तो बात ही नहीं आ सकती ना कभी। अभी जैसे कि हाँ उसमें तो, अभी ये कास्ट की तो बात ही नहीं होती है सर। तो चलो कुछ दूसरा होता उनकी, मैं तो सर आपको ये बोलूंगा, ये भी रिकॉर्डिंग कर लेना, उसकी लड़की के साथ में शादी करता या मेरा भाई शादी करने जाता तो कास्ट की बात चलो समझते हैं। ये तो थोड़ी, मैं तो आपका कस्टमर हूँ और आप मेरे प्रोवाइडर हो। आपने क्या अभी बताया कि इस पर FIR कराएंगे? वो क्या अभी बात, मेरे पापा वहाँ मैंने आपको बोला नहीं, मेरा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट चालू ही है।
तो पापा क्या वहाँ ही थे अभी, वो 2-3 दिन से पुलिस स्टेशन की धक्के खा रहे हैं। तो एग्जैक्ट इन्होंने ऐसा बोला कि आपको ये गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए थी। यही सर, आप मोटा मोटा समझो ना, समरी पूरी ये बात की डालो ना, तो यही निकल दिएगा आप ये गाड़ी के लायक ही नहीं हो। वो तो जब शोरूम में थे तभी बोलना चाहिए था ना कि आपका कार सर्टिफिकेट दो, आपका फलाना दो, आप कितने साल के हो, आपकी शादी कौन सी, आपके दादा हो, रोल्स रॉयस की तरह ही करना था ना आपको भी। उस दिन तो आप बढ़िया बढ़िया बोल रहे थे जब गाड़ी लेने गए थे तभी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी के अंदर अपने देश के कंपनी को लेकर इतना ज्यादा प्यार भरा हो, या फिर कहिए रतन टाटा जी के लिए इतना ज्यादा मान सम्मान हो, उसे कैसा फील होगा जब उनके कंपनी वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखद है। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। बहुत सारे केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें कंपनी वाले एरोगेंट हो जाते हैं, सही से बात नहीं करते, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप 25 लाख रुपए किसी गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है टाटा मोटर्स से कि वो अपने नई गाड़ियों के साथ साथ या फिर सेफ्टी के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं सही होंगी तो नई गाड़ियां लॉन्च करने का कोई मतलब ही नहीं है। कितनी भी जबरदस्त गाड़ियां आप मार्केट में उतार देंगे जो कम प्राइस में भी होंगी, देखने में भी जबरदस्त होंगी, फीचर्स भर भर के होंगे, सेफ्टी 5 स्टार होगी, लेकिन जब तक उसे खरीदने वाले कस्टमर्स को कायदे से ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक कस्टमर्स उन गाड़ियों की तरफ देखेंगे भी नहीं। और भाई हर डीलरशिप्स या फिर हर गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी कई बार ये मेंशन किया हुआ है। मैंने खुद ये टाटा नेक्सॉन 2 साल पहले खरीदी थी और 2 साल में मैंने इसे 73,000 के अराउंड चला दिया है, लेकिन ना तो आज तक मेरे गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम आई, ना ही सर्विस सेंटर में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली। तो मैं ओवरऑल सबको नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट जहां से ऐसे केसेस जा रहे हैं टाटा मोटर्स को उन जगहों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी भाई कमेंट करके आप बताइए कि किसी कस्टमर के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, और ये सब देखने के बाद कैसे कोई इन ब्रांड्स पर भरोसा कर पाएगा। बाकी जैसे ही मुझे डैश कैम का वीडियो मिलता है तो मैं उसे चैनल पर डाल दूंगा और जो भी इस केस में अपडेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा।